हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी डॉट कॉम। गाइस, आज जो भी आपको पढ़ने को मिलेगा, जो सीखने को मिलेगा, वो होगा आपका वन लाइन नोट्स। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 1 से सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं। चैप्टर नंबर 1 क्या है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे लेके आए हैं। टोटल 80 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, सारे के सारे वन लाइनर नोट होंगे। आपको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में नहीं दिए जाएंगे। गाइस, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। ओके, तो गाइस आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपका वन लाइनर नोट में पहला क्या है। देखिए गाइस, ये देखिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए हम लोगों ने वन लाइनर नोट पे लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मॉडर्न इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन क्या है? एक तरह का स्टेटमेंट है। यहाँ पे बात की गई है मॉडर्न। ठीक है, सॉरी, मॉडर्न की बात की गई है। तो गाइस यहाँ पे देखिए, कंफ्यूज ना होते हुए यहाँ पे क्या देखा जा रहा है? मॉडर्न। अब मॉडर्न को आपने देखा होगा आजकल क्या हो कि जो भी वाईफाई इसमें यूज होते हैं, पहले हम लोग सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए यूज करते थे। अब यहाँ ये दिया गया, ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। यहाँ पे मैं ये क्लेरिफाई करूंगी कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों कैसे हैं। अब मॉडर्न को कंसीडर किया जाता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस, क्योंकि ये क्या करता है? सेंड करता है डेटा। क्या किस लिए सेंड करता है? किसी भी चीज को अपलोड करने के लिए। उसको क्या हो गया? ये आउटपुट हो गया। और रिसीव करता है डेटा किसी भी चीज को डाउनलोड करने के लिए, तो क्या हो गया? इनपुट हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये क्लेरिफाई हो जाता है कि मॉडर्न जो है आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? सेकंड नंबर पे आया है पेरिफेरल डिवाइसेस। एक अच्छा उपकरण है जिसका उपयोग कंप्यूटर में जानकारी डालने और जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पेरिफेरल डिवाइसेस। गाइस, सेकंड स्टेटमेंट है पेरिफेरल डिवाइस एक सहायक उपकरण है जिसका उपयोग कंप्यूटर में जानकारी डालने यानी इंसर्ट करने या तो फिर जानकारी प्राप्त करने यानी रिसीव करने के लिए किया जाता है। बेसिकली गाइस, यहाँ पहले मैं स्टूडेंट को बताना चाहूंगी पेरिफेरल डिवाइस क्या होती है। जिनको भी ना पता हो, पेरिफेरल डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसको लिंक किया जाता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम से। चाहे आप इंटरनली लिंक करने की बात करें या तो फिर एक्सटर्नली लिंक करने की बात करें, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस। ये भी जो भी डिवाइसेस होती हैं बेसिकली कॉमनली ये यूज की जाती है डेटा ट्रांसफर के लिए। ठीक है, मोस्ट कॉमन अगर पेरिफेरल डिवाइसेस की बात करेंगे तो आपका जैसे हो गया प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, टेप डिवाइस, माइक्रोफोन। अगर एक्सटर्नल मॉडेम, ये जो भी हो आपका जो एक्सटर्नल मॉडेम होता है, दे आर एक्सटर्नली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर अगर इसको काइंड ऑफ में लेके चले तो पेरिफेरल डिवाइसेस 3 टाइप के से कनेक्ट होती है सिस्टम से। पहला हो गया आपका इनपुट, दूसरा हो गया आउटपुट डिवाइसेस, तीसरा हो गया आपका स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया या तो आपका पेन ड्राइव हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, स्टेटमेंट नंबर 3। ओके, कहाँ गया? हाँ, कार्यालय तथा घरों में ज्यादातर माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने कंप्यूटर जनरेशन में पढ़ा था, कंप्यूटर के टाइप्स में पढ़ा था, कौन से? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। ठीक है, अब देखिए गाइस, यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर की जो बात हो रही है, बेसिकली जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो जैसे पर्सनल कंप्यूटर लाइक होता है। माइक्रो के क्या मतलब? ये छोटा। ठीक है, तो यानी स्मॉल कंप्यूटर जो भी डिजाइन किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। क्या इसमें कंसिस्ट करते हैं? सिंगल चिप वाला सीपीयू। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डेटा मेमोरी आपकी क्या होती है? रोम और रैम होती है, जैसे सब में होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, और आपका आई इनपुट आउटपुट बसेस होती है इसमें। और जो भी सब है वो कनेक्टेड होती है किससे? आपकी मदरबोर्ड से। ठीक है, टेक्निकल अगर फॉर्म में बोले तो मीनिंग ऑफ ए माइक्रो कंप्यूटर बोले तो ये आपको माइक्रो कंट्रोलर्स के थ्रू ये आपको कनेक्टेड होती है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। कुछ स्टेटमेंट नंबर 4, बिट का पूर्ण रूप बाइनरी डिजिट होता है। ठीक है, सब लोग कहते हैं इतने बिट का है, ये चीज इतने बिट का है, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट। ठीक है, ये देखिए क्या है? बिट जो होता है वो मिनिमम यूनिट ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, स्टार्टिंग में ही जब भी आपने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा तो उसका आपको पता होगा ये सिर्फ और सिर्फ बाइनरी भाषा को ही समझता है, जो कि क्या होता है?
0 और 1, ठीक है। ये रिप्रेजेंट किया जाता है कॉमनली 0 और 1 से, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन होता है 0 और 1 का, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि बिट का जो शॉर्ट फॉर्म है, सॉरी बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, बिट। और यहाँ पे बिट जो 0 1 है, 0 को आप ऑफ बोल सकते हो और 1 को आप ऑन बोल सकते हो। ओके, स्टेटमेंट नंबर 5, स्टाइलस एक पेन के आकार का इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग सूचना दर्ज करने या फोन के टच स्क्रीन पर लिखने के लिए किया जाता है। ओके गाइस, देखिए स्टाइलस क्या होता है, अगर आपको ना पता हो तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी। स्टाइलस एक तरह का डिवाइस होता है, ठीक है। ये आपका एक तरह का डिवाइस होता है जिसको क्या किया जाता है गाइस, ये स्टाइलस एक पेन होता है, ठीक है। जो अगर आप बोले कि ये मोस्ट पॉपुलर है किसके लिए, एंड्रॉयड्स के लिए। आपका जो एप्पल वाली जो, अगर आपका पास आईपैड है या तो कई सारे ऐसे सिस्टम है, जैसे लेनोवो में भी अगर योगा को देख ले, और कई सारी कंपनीज ऐसे बनाते हैं जो टच स्क्रीन रखते हैं, ठीक है। उस पर लिखने के लिए आप कौन सा पेन यूज करते हो, लाइट पेन नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइलिस पेन, ठीक है। जैसे कि इसमें स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, जिसका उपयोग सूचना दर्ज करने या तो फोन की टच को स्क्रीन पे लिखने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिर। ये स्टेटमेंट नंबर 6, हस्तलिखित या मुद्रित अवतरण को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में भंडारण करना स्कैनर का कार्य होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई क्या दे दिया ये हिंदी में, तो मैं इसको इंग्लिश में भी आपको सारी चीजें मैं यहाँ पे क्लियर करूंगी। और हाँ गाइस, अगर आप लोगों को इस पूरे सेशन का पीडीएफ चाहिए, साइड में आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, उसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पे इस सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात की गई स्कैनर की, स्टार्टिंग से ही हम पढ़ते हुए स्कैनर जो है आपका, स्कैनर प्रिंटर ये सब क्या है, एक आपका इस तरह का आउटपुट डिवाइस है, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है हस्तलिखित या मुद्रित अवतरण, ये क्या हो गया, मुझे मुद्रित अवतरण। स्कैनर एक आपका यूजुअली एक ऐसा डिवाइस है जिसको सिस्टम से हम कनेक्ट करते हैं। मेन फंक्शन क्या होता है इसका, मेन फंक्शन होता है स्कैन करना। ये जो आपको मुद्रित अवतरण है ना, यही आपका स्कैनिंग है। या तो फिर टेक अ पिक्चर ऑफ एन डॉक्यूमेंट की जो पिक्चर क्लिक करना, उसको डिजिटाइज करना, मतलब डिजिटल फॉर्म में सिस्टम में लाना इंफॉर्मेशन को और उसको प्रेजेंट करना कंप्यूटर स्क्रीन, यही आपका क्या हो गया, स्कैनर का यूज, जैसा कि इसमें भी यही लिखा है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 7, आकार की दृष्टि से सबसे बड़ी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी होती है। हाँ जी, बिल्कुल सही है, सबसे बड़ी मेमोरी यहाँ पे क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी ही होती है। अब देखिए प्राइमरी मेमोरी में आपका सीपीयू आ गया, और कंप्यूटर के अंदर जितनी भी सारी चीजें होती है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी आ गई। अब आपकी सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, तो आपका सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम ये बात करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी आपका हार्ड डिस्क हो गया, ये सारी चीज जो आपका एक्सटर्नली ऐड होती है वो क्या होगी, सेकेंडरी। और तो उसकी हार्ड डिस्क या तो फिर सेकेंडरी मेमोरी की कोई एक बाउंडेशन नहीं होती है कि वो कितनी हो सकती है, ठीक है। तो इसको बोला गया है कि वो आकार की दृष्टि से बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 यानी स्टेटमेंट नंबर 8, मदरबोर्ड कंप्यूटर की दृष्टि से पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा स्टार्टिंग में मैंने बात की थी पेरिफेरल डिवाइस की, कि अलग से उसको कनेक्ट किया जाता है। भाई मदरबोर्ड तो एक पार्ट ही है कंप्यूटर का, कि उसको हम अलग से नहीं ऐड कर सकते, वो एक कंप्यूटर का पार्ट ही है, ठीक है। मदरबोर्ड इज द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इन जनरल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है। मेन पर मदर क्यों बोला है, भाई माँ जो होती है वो मेन होती है भाई लाइफ में, क्योंकि उसी के थ्रू किसी का जन्म होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि मदरबोर्ड जो कोई पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, उसको अलग से हम ऐड नहीं करते हैं, मदरबोर्ड से ही तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। ये होल्ड करता है या तो फिर ये आपको अलाउ करता है कम्युनिकेशन करने के लिए, क्रूशियल जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उसके थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू, सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए या तो किसी भी चीज से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर साइजेस के नाम पे बोला जाए, वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसका साइज, फिर मैं बता दूं, इसका साइजेस से बोला जाए तो इसका लार्जेस्ट साइज जो होता है आपका ATX, माइक्रो ATX, फिर इसके बाद स्मॉलेस्ट साइज क्या होता है, मिनी ATX, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 9, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी मिलकर मुख्य रूप से MMU यानी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम, सेकंड क्या है, रीड ओनली मेमोरी यानी रो। यहाँ पे दोनों कौन सी हो गई,
एक हो गई आपकी वोलेटाइल, एक हो गई नॉन वोलेटाइल। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। हाँ जी, दोनों मिलके, क्योंकि आपको पता है ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे वो रैम हो या रोम हो, दोनों मिलके क्या बनाती है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 10, 8 इंच फ्लॉपी की क्षमता 1.44 MB होती है। ओके, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ मेंशन कर दिया गया है। फ्लॉपी डिस्क टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व ओवर टाइम। द फर्स्ट 8 इंच फ्लॉपी डिस्क हैज अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 80 किलोबाइट्स। ओके, इन बाय 1986, यानी 1986 में IBM ने जो भी इंट्रोड्यूस किया था 3 to 1.2 यानी 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क विद क्या का हो गया 1.44 मेगाबाइट्स ऑफ स्टोरेज स्पेस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 8 इंच, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, 8 इंच फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी जो क्षमता होती है वो कितनी होती है। तो इसको भाई यहाँ पे जो भी वन लाइन भी स्टेटमेंट है, तो इसको मैं पूरा का पूरा डिस्क्राइब आपको इसलिए कर रही हूँ कि यहाँ पे जो चीजें आप पढ़ रहे हो ना, आपको याद हो जाए। यहाँ पे आप जितना टाइम दे रहे हो, फिर उसके बाद आपको दोबारा अगर इसको पढ़ना ना पड़े, ये PDF चाहिए, टेलीग्राम से उठाइए, एक बार बस आपको नजर मानना है उसमें, आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है। 11 देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है। लाइट पेन का उपयोग CRT मॉनिटर पर इनपुट के लिए होता है, जबकि स्टाइलस का प्रयोग मोबाइल और टैबलेट पे इनपुट के लिए होता है। अब देखिए यहाँ पे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टाइलस के लिए कि हम लोग उसको यूज करते हैं। मेरा आपका आईपैड हो गया, मोबाइल हो गया, जैसे आपने सैमसंग, सबसे पहले तो सैमसंग में ही मैंने देखा था कि उसमें सैमसंग के फोन की साइड में एक पेन जैसा लगा रहता था। ठीक है, वही आपका हो गया स्टाइलस। ठीक, अब यहाँ पे पूछा लाइट पेन। लाइट पेन जो होता है वो आपको सिग्नेचर के लिए और कई सारी चीजें के लिए यूज किया जाता है। उसका यूज कब करते हैं, CRT मॉनिटर। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब CRT मॉनिटर पे क्या करते हैं, इनपुट के लिए, मतलब वहां पे जो भी यूज कर CRT मॉनिटर के लिए अगर आपको यूज करना हो तो हम किस चीज का यूज करेंगे, लाइट पेन का। और स्टाइलिस का किस चीज के लिए यूज करेंगे, मोबाइल या टैबलेट के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्र जिन्हें आइकन कहा जाता है। हाँ जी बिल्कुल, आप कोई भी सिस्टम ओपन करें या तो मोबाइल भी ओपन करते हैं, तो जैसे कोई भी फोल्डर हो, गैलरी हो, कुछ भी, वो एक तरह का क्या आइकन ही है। क्या बोलते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है स्क्रीन पे सॉफ्टवेयर के छोटे चित्र, यानी जो भी स्मॉल जो भी इमेजेस बनी उसको क्या बोलते हैं, आइकन। ठीक है, 13, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का विकास 1979 में हुआ था बाय डेनिस रिची। ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए गाइस, अगर इसके बारे में ज्यादा ना पता हो तो यहाँ मैं थोड़ा डिस्कस करूंगी इसके बारे में। यूनिक्स क्या है, ये किसकी फैमिली में से आता है, ये फैमिली में से आता है मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की फैमिली से ही आता है। ये डेराइव हुआ था ओरिजिनल AT&T यूनिक्स से। ठीक है, इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था 1969। ये देखिए, ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, बट यहाँ पे जिस फैमिली से आया था यहाँ पे उसकी बात हो रही है। किस लैब में, बेल लैब में रिसर्च किया गया था केन थॉमसन के द्वारा, डेनिस रिची। ठीक है, किसके थ्रू, डेनिस रिची के थ्रू। ठीक है, इसका लाइसेंस इसको बेसिकली मिला था 3 नवंबर। इनिशियली जो इसका रिलीज डेट था वो क्या था, 3 नवंबर 1971। बट यहाँ पे डेवलपमेंट की अगर बात करें तो क्या है, 1979। ओके, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे C में अवेलेबल है, असेंबली लैंग्वेज में अवेलेबल है। ठीक है, इसको कई सारे अवार्ड्स भी मिलेंगे, लाइक आपका ट्यूरिंग अवार्ड्स भी इसको मिला हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं 14, भाषा अनुवादक, उपयोगिता सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस इत्यादि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बस यहाँ पे भाषा अनुवादक यानी जो आपका ट्रांसलेटर हो गया, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर आपको नहीं पता तो ये वाला क्वेश्चन तो आप गलत करके आ जाओगे। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म। सिस्टम सॉफ्टवेयर के वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। लाइक आपका अगर एग्जांपल दिया जाए तो जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लाइक आपका मैक ओएस हो गया, GNU हो गया, लिनक्स हो गया, एंड्रॉयड एंड माइक्रोसॉफ्ट जो भी विंडोज हो गए, कंप्यूटेशनल साइंस सॉफ्टवेयर हो गए, गेम्स इंजन हो गए, सर्च इंजन हो गए, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हो गया,
और ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर जो एज अ सर्विस एप्लीकेशंस के लिए यूज होते हैं, वो क्या हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, ये चीज में भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। स्टेटमेंट नंबर 15, प्रिंटर की स्पीड को सीपीएम, एलपीएम, पीपीएम में नापा जाता है और प्रिंटर की गुणवत्ता को डीपीआई यानी डॉट पर इंच में नापा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या बोला गया, प्रिंटर की स्पीड को यानी प्रिंटर कितनी तेजी से चलता है। ठीक है, सीपीएम हो गया, कॉपीज पर मिनट। ठीक है, यहाँ सीपीएम, एलपीएम और पीपीएम में बोला जाए, बट जब बात आती है उसकी क्वालिटी की, कैसे, ये क्या बोल रहा है, प्रिंटर की गुणवत्ता यानी क्या पूछा गया, क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी पूछा गया तो उसको किसमें नापा जाता है, डॉट पर इंच। ठीक है, क्वालिटी यानी कितने डॉट पे कितने, मतलब कितने इंच पे कितने डॉट्स आ रहे, इसी तरह का एक पैरामीटर इनका होता है। तो ये आपका हो गया डॉट पर इंच इनकी क्वालिटी के लिए। स्पीड के लिए सीपीएम हो गया, एलपीएम हो गया, पीपीएम हो गया। ओके, स्टेटमेंट नंबर 16, फोटो शब्द, वीडियो, आवाज आदि डेटा कहलाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, डेटा जो होता है, डेटा आपका किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, आप कहीं पे पार्टी करने जा रहे हैं, उसके लिए लिस्ट बना दिया, वो भी डेटा है। हम किसी चीज की, कहीं किसी ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी एक डेटा। मतलब डेटा का कोई आप ये नहीं कह सकते कि कोई लिमिटेशन तो बिल्कुल नहीं है। चाहे फोटोग्राफ हो या फिर कोई वर्ड हो, कोई सेंटेंस हो, कोई वीडियो हो, कोई वॉइस हो या वॉइस रिकॉर्डिंग हो, कुछ भी हो, इसको हम क्या बोलते हैं, डेटा। ठीक है, या वो इंफॉर्मेशन का ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, 17, कैश मेमोरी की स्पीड मुख्य मेमोरी से अधिक होती है। यहाँ सीपीयू और रैम के बीच कार्य करती है। सबसे पहली बात, यहाँ पे फर्स्ट लाइन को मैं जब लूंगी, कैश मेमोरी की स्पीड मुख्य मेमोरी यानी आपकी मेन मेमोरी से अधिक होती है। ठीक है, कैश मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड, देखिए कैश मेमोरी को और क्या कहते हैं, कैश सप्लीमेंट्री मेमोरी, क्या बोलते हैं इसको, सप्लीमेंट्री मेमोरी। ठीक है, ये क्या होती है, ये टेम्पररी, कोई इसका कैश मेमोरी जो होती है वो कोई परमानेंट मेमोरी नहीं होती है, ये एक टेम्पररी मेमोरी होती है जो स्टोर करती है फ्रिक्वेंटली यूज्ड के लिए इंस्ट्रक्शन और डेटा। ठीक है, ये जो भी क्विकर जो भी प्रोसेसिंग होती है वो एक शॉर्ट टाइम के लिए कैश मेमोरी में रखी जाती है। ठीक है, कैश जो आपका होल्ड करता है कॉपी ऑफ ओनली मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोग्राम कोड्स इन मेन मेमोरी। ठीक, अब ये आपने जान लिया कैश मेमोरी क्या होती है। यहाँ सीपीयू और रैम के बीच कार्य करती है। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे क्या हुआ कि अगर जो भी किसी भी डेटा को अगर टेम्पररी, कोई टेम्पररी टाइम में रखना हो तो किसमें रखते हैं, कैश मेमोरी। ओके, स्टेटमेंट नंबर 18, लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है जो मुख्य मेमोरी में प्रोग्राम और लाइब्रेरी लोड करने के लिए जिम्मेदार है। अब देखिए लोडर क्या हो गया, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम में लोडर क्या है, एक पार्ट होता है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है लोडिंग करने के लिए, क्या, प्रोग्राम और लाइब्रेरीज के लिए। ठीक है, ये होता है आपका वन ऑफ द इसेंशियल स्टेजेस। यहाँ पे क्या होता है, वन ऑफ द इसेंशियल स्टेजेस पे होता है कब की, प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम आपका स्टार्ट करने के लिए, ऑब्वियसली बात है, जैसे आप कहते हैं भाई ये लोड हो रहा है, तो क्या हो, प्रोग्राम वो आपका स्टार्ट ही हो रहा है ना। as a places program into memory और या तो प्रिपेयर फ्रॉम देम ऑफ एग्जीक्यूशन, या तो आप एग्जीक्यूशन के लिए उसको प्रिपेयर कर रहे हो तब इसको स्टार्ट कर रहे हो। ठीक, जो यहाँ पे देखिए मैंने आपको लोडर के बारे में बताया, क्या बोला गया, जो मेन मेमोरी में प्रोग्राम और लाइब्रेरी को लोड करने का जिम्मेदार है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 19, रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी है। ठीक है, रजिस्टर मेमोरी इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर। हाँ जी, रजिस्टर की अगर बात करें तो ये आपका टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी होती है जिसको यूज किया जाता है क्विकली एक्सेप्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए डेटा को और किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, ये इमीडिएटली बाय सीपीयू, ये यूज किया जाता है सीपीयू के लिए, इमीडिएटली के लिए। ठीक है, अब ये आपका फास्ट, देखिए जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे बोला कि तेज मेमोरी यानी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो सबसे, देखिए अब छोटा भी है फास्ट भी है, इसलिए बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है,
स्टेटमेंट नंबर 20, एक निबल 4 बिट के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है 1 निबल की। अब देखिए, अब आपका क्या हो गया, ईच जो आपका 0 और 1, ठीक है, ये आपको क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, 0 1 क्या होता है, एक बाइनरी नंबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोले, ग्रुप ऑफ 4 बिट, क्या बोलते हैं, ये बाइनरी नंबर होता है। यहाँ पे क्या होता है, निबल की बात करें तो क्या हो गया, एक ग्रुप ऑफ 4 बिट को क्या बोलते हैं, जब वहां पे 4 बिट रहेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, एक वो क्या बोलेंगे, 1 निबल। ठीक है, इस तरह का। अब यहाँ पे 8 बिट रहेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 1 बाइट। ये ध्यान दीजिए, कभी क्वेश्चन में आपका निबल नहीं हो सकता है बाइट भी पूछ ले। अगर आपका 8 अगर बाइट पूछेगा तो वहां पे क्या होगा, 8 बिट। ठीक है, आपका देखिए इसी तरीके से कई सारे निबल, बिट, बाइट, आपका केबी, किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, बहुत सारे, मैंने कई सारे में डिस्कस किया है। हो सकता है अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन आए जहाँ हमको ये भी डिस्कस करने का मौका मिले। ठीक है गाइस, सेशन अच्छा लग रहा हो, हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो, तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हम लाते रहते हैं। ओके, लाइक करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट डिस्क की डेटा एक्सेस स्पीड पारंपरिक हार्ड डिस्क से तेज होती है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए, एसएसडी जो आपका है सॉलिड स्टेट डिस्क, ये क्या है, आपका सॉलिड स्टेट डिस्क जो है वो न्यू जनरेशन की स्टोरेज डिवाइस होती है। ठीक है, जो यूज की जाती है कंप्यूटर्स में। ठीक है, ये यूज किया जाता है फ्लैश बेस्ड मेमोरी। इसकी मेमोरी कौन सी होती है, फ्लैश बेस्ड मेमोरी होती है, जो बहुत ही ज्यादा फास्टर होती है। आपके जो भी ट्रेडिशनल जो आपका मैकेनिकल जो भी हार्ड डिस्क होती थी, ये उससे बहुत ज्यादा फास्टर होती है। ठीक है, ये आप कह सकते हो ये अपग्रेडिंग वर्जन है। ठीक है, ये आपका बहुत ही सबसे वन ऑफ द बेस्ट वर्जन है, वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है स्पीड अप करने के लिए हमारे कंप्यूटर। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एसएसडी इज द डेटा एक्सेस स्पीड, जो आपका ट्रेडिशनल है, जो पारंपरिक हार्ड डिस्क थी उससे तेज होती है। ओके, स्टेटमेंट नंबर 22, प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज की क्षमता यानी कैपेसिटी ज्यादा होती है। ओके, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन में डिस्कस किया था, प्राइमरी मेमोरी जो होती है यहाँ पे उसकी कैपेसिटी की बात की जा रही है। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी की बात की जा रही है। तो जैसे कि मैंने बताया था, प्राइमरी मेमोरी में आपका आपका सीपीयू हो गया, आपका मेन मेमोरी हो गया, ये सारी चीजें आपको प्राइमरी मेमोरी में होगी। सेकेंडरी मेमोरी आपका हार्ड डिस्क हो गया, ये सारी चीजें हो गई। तो स्टोरेज की बात करें तो हमारे सिस्टम में भी स्टोरेज थोड़ी कम होती है। एक्सटर्नल अगर हम आके यूज करते हैं तो कितना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब पिछले एक क्वेश्चन में था कि साइज के माध्यम से, अब यहाँ पे स्टोरेज है, बात तो वही है, स्टोरेज हो या साइज हो। ठीक है, यानी आपका ये स्टेटमेंट भी राइट है। क्या है, प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है। 23, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर यानी MAR एक सीपीयू रजिस्टर होता है जो मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है, जहां से डेटा को सीपीयू में लाया जाएगा या जिस एड्रेस पर डेटा को स्टोर करने के लिए भेजा जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जिसको ये कंफ्यूजन हो व्हाट इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, उसके लिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ये आपका एक सीपीयू रजिस्टर होता है। तो ये क्या करता है, या तो फिर ये स्टोर करेगा मेमोरी एड्रेस फ्रॉम विच डेटा भी फेच्ड बाय सीपीयू, यानी सीपीयू के थ्रू जो भी डेटा फेच किया गया ये इसको एड्रेस करेगा। ठीक है, स्टोर करेगा, या तो फिर क्या करता है, एड्रेस टू विच डेटा भी सेंट और स्टोर, या तो जो डेटा भेजा गया या तो फिर जो स्टोर किया गया। ठीक है, ये हो गया आपका MAR हो गया, यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या होता है, होल्ड करता है मेमोरी लोकेशन ऑफ द डेटा दैट नीड्स टू बी, जिसको भी एक्सेस किया जाता है उसका लोकेशन भी इसको ये स्टोर किया जाता है। ठीक है, बेसिकली ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू ही है। इस क्वेश्चन में आपको आपने देखा होगा, अगर आपने एक बार भी पेपर दिया है या तो आपने हमारे मॉडल पेपर भी देखा होगा कि वन लाइन स्टेटमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए हम लोगों ने टॉपिक वाइज लाने की कोशिश की है। 24, माउस और कीबोर्ड को USB और PS2 दोनों पोर्ट से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है USB और PS2, आप तो जान रहे हो भाई, USB तो जान रहा है जहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते हैं, PS2 क्या है,
ठीक है, जिसको नहीं पता वो बता दे। बेसिकली यूएसबी और PS2 में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ये डिफरेंस ये होता है कि कैसे हम किसी भी चीज को, माउस की बात करें, माउस को हम कैसे उसमें कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वाइल अगर यूएसबी को हम करते हैं सुपर से, अगर यूएसबी को करते हैं, PS2 को करते हैं, तो मॉडर्न जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस होती है कनेक्ट, उसका कनेक्शन स्टैंडर्ड होता है, बेसिकली यही इसी में चेंजेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी नए नए चीजें आ गई हैं, आपका PS2 जो भी स्टैंडर्ड है वो आपका फार टू फ्रॉम एंड हो गया, ठीक है। 25, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का उपयोग किया जाता था। हाँ जी बिल्कुल, कि पहले जब फर्स्ट जनरेशन था तो हम लोग को इतना आइडिया नहीं था, ना कोई असेंबलर था, या कुछ भी चीजें नहीं थी, कि अब तो बहुत सारी लैंग्वेज है जिसका गिनती भी नहीं की जाती है, जावा से लेकर पाइथन से लेके बहुत सारी लैंग्वेज, ठीक है। पर उस टाइम जब फर्स्ट जनरेशन था तो सिर्फ उसी मशीन लेवल लैंग्वेज ही थी हमारे पास, ठीक है, उसी का ही यूज किया जाता था। ओके, नेक्स्ट पे चले। स्टेटमेंट नंबर 26, बायोस का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका फुल फॉर्म कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बायोस के बारे में। बायोस जो है आपका प्रोग्राम या तो फिर कंप्यूटर्स की जो माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो उसका यूज किया जाता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अब कंप्यूटर स्टार्ट हो गया है, जब पावर ऑन हो गया है तो ये क्या करता है, ये मैनेज करता है डेटा फ्लो को किसके 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 बीच में, आपका कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आपके ओएस, और जो भी उससे अटैच्ड जो भी डिवाइसेस रहती हैं उसके बीच में, लाइक आपका हार्ड डिस्क हो गया, वीडियो एडाप्टर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है। इसलिए इसका सारा का सारा काम होता है इसको कंप्यूटर सिस्टम से स्टार्ट होने से एग्जीक्यूट होने तक। ओके, 27, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन FSF की स्थापना रिचर्ड स्टेलमैन ने 4 अक्टूबर 1985 को की गई थी, ठीक है। फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन की स्थापना यानी जो उसका फाउंडेशन था, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है क्या, ये आपका एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। एनपीओ एक आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये फाउंडेड से, जैसे कि इसमें इस क्वेश्चन में बताया गया है, रिचर्ड स्टेलमैन ने कब किया था, अक्टूबर 4 1985 में। कब किया, टू सपोर्ट फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट, सब जो फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट था उसको सपोर्ट करने के लिए इसका फाउंडेशन किया था। इन्होंने प्रमोट किया था यूनिवर्सल फ्रीडम ऑफ स्टडी को। ओके, और हाँ जी, ये तो मैंने बता दिया कब इसका फाउंडेशन हुआ, इसका पर्पस तो बेसिकली आप जान ही रहे हो, एजुकेशनल पर्पस था। यहाँ पे 14 लोगों को मिलके उन्होंने इस फ्री FSF की स्थापना की थी, ठीक है। 28, हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर से मिलके बना होता है। इसका उपयोग ज्यादातर जटिल प्रक्रियाओं और मशीनों के स्वचालित संचालन के लिए किया जाता है। गाइस देखिए, नाम से ही पता चला हाइब्रिड, ठीक है। हाइब्रिड आपको पता है दो या दो से अधिक को मिला के ही बनता है। अब यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर की बात की गई है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या हो गया, जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर के गुण हो, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर से मिलकर बना होता है। हाँ जी बिल्कुल सही है। इसका उपयोग मैक्सिमम जटिल प्रक्रियाओं यानी जो भी ऐसी प्रॉब्लम जो कि बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो, उन सारी के लिए मशीनों के स्वचालित संचालन यानी जो भी मशीन्स होती हैं ऑटोमेटिकली जो भी सारे काम करती हैं उसके लिए किया जाता है। तो बेसिकली ये आपका स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा सही। ओके, स्टेटमेंट नंबर 29, डिस्क स्कैनर डिवाइस एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक। अब बात आ गई यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, इसको तो भाई एलेबरेट करना बनता ही है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखिए गाइस, इसी स्टेट आप इन्हीं सारे क्वेश्चंस में, इन्हीं सारे जो कि हम लोगों ने बात की उसमें आपने बहुत सारे मतलब चीजों को आपने पढ़ा। क्या हमने अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा, अभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ा है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो पढ़ ही लिया, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसको डिजाइन किया जाता है किस चीज के लिए, हेल्प एनालाइज करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए, या तो फिर आप कह सकते हैं मेंटेन करने के लिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, ठीक है। ये आपका यूज होता है सपोर्ट टू कंप्यूटर
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मतलब कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर के सपोर्ट के लिए। यहाँ पे क्या करता है, ये कॉन्ट्रास्ट करता है कंप्यूटर के जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इसका बेसिकली एम क्या होता है, डायरेक्टली परफॉर्म करना टास्क, या तो फिर जो भी बेनिफिट होता है उसकी ऑर्डिनरी यूजेस के लिए। ठीक है, ओके, बेसिक ये हो गया। अब इसका यहाँ पे एग्जांपल बोलेंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल देखिए तो क्या हो गया आपका, जो भी आपके एंटीवायरस जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, फाइल मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, कंप्रेशन टूल्स होते हैं, डिस्क मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, ये सारे क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। ओके, स्टेटमेंट नंबर 30, एक बिट केवल दो अलग अलग मूल्यों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। बेसिकली ये भी स्टेटमेंट सही है। जैसे मैंने कि बिट की बात की तो क्या हो गया, 0 और 1। अब 0 क्या हो गया, 0 का आप ऑफ बोल सकते हो, 1 का आप ऑन बोल सकते हो, या तो आप ये कह सकते हो 0 नेगेटिव है, 1 आपका पॉजिटिव है, ये कह सकते हो 0 आपका फॉल्स है, 1 आपका ट्रू है। ठीक है, जैसा कि स्टेटमेंट बोला गया है, 0 की सिर्फ दो डिफरेंट मूल्यों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ओके, स्टेटमेंट नंबर 31, भारत का नवीनतम सुपर कंप्यूटर का नाम प्रत्यूष है। ठीक है, तो गाइस आप लोगों को तो पता होगा कि कई सारे सुपर कंप्यूटर यहाँ पे आपने उसके बारे में सुना होगा। ठीक है, बट यहाँ पे बात हो रही है इंडियन, यानी जो भी इंडियन सुपर कंप्यूटर है उसकी बात हो रही है। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं, प्रत्यूष एंड मिहिर के बारे में। ठीक है, ये आपके अभी तक के जो भी लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, ये आपका स्टैब्लिश्ड हुए थे कहाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। ठीक है, ये हमारे पुणे में ही था। और आपका नेशनल सेंटर ऑफ मीडियम रेंज, ये और अपन नेशनल सेंटर ऑफ मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट का नोएडा रिस्पेक्टिवली। ओके, स्पीड इसकी क्या है, स्पीड की अगर बात करें 6.8 पेटाफ्लॉप्स। अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में जाएंगे तो इस तरह की इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आई थी, इससे तो कोई मतलब नहीं, हमको इसे पढ़ना है। ठीक है, इसका पर्पस क्या था, कोई भी कहोगे इतना महंगा सिस्टम बना, सुपर कंप्यूटर बना, स्पीड तो बहुत अच्छी भी है, पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, क्लाइमेट रिसर्च के लिए इसको बनाया गया। ठीक है भाई, कितने में आजकल आप देख रहे होगे कुछ भी हो जा रहा है, बाढ़ आ जा रही है, इतना भूकंप आ जा रहा है, तो इन्हीं से वेदर फॉरकास्टिंग या क्लाइमेट की रिसर्च के लिए। 32, OpenOffice.org एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। हाँ जी गाइस, देखिए अगर जैसे आपको लिनक्स की बात करें, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब ये ओपन ऑफिस से क्या मतलब हो, इसका मतलब ये है कि आप उसमें जाके कुछ भी अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। ठीक है, 33, जब आप किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को खरीदते हैं तो आप सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का लाइसेंस खरीद रहे होते हैं। बिल्कुल, अगर आप ये कहेंगे कि अगर मैंने एक कंप्यूटर खरीदा या तो मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा, तो उस मोबाइल फोन में जितने सॉफ्टवेयर हैं तो बेसिकली उसको भी आप एक्सेस करने का आप वो लाइसेंस खरीद चुके हैं। ठीक है, इसी तरह के स्टेटमेंट में भी आपको कंफ्यूज किया है कि अगर आप किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को खरीदते हैं तो आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का लाइसेंस खरीद रहे होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ही सही। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 34 फोर्ट्रॉन दुनिया की पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज थी। यह 1957 में जॉन बैंकर्स द्वारा आईबीएम में विकसित किया गया था। ठीक है, आईबीएम के बारे में अगर आप जानते होंगे, आईबीएम जो है आपका वो बहुत ही अच्छी कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, अब यहाँ पे बोले कि फोर्ट्रन की बात की गई है। फोर्ट्रन जो था आपका वो बहुत, ये आपका एक जनरल पर्पस आपका कंपाइल्ड इम्परेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। ठीक है, लैंग्वेज है। ठीक है, ये आपका स्पेशली सूट था क्या, न्यूमेरिकल जॉब का, न्यूमेरिक कंप्यूटेशन के लिए, साइंटिफिक कंप्यूटेशन के लिए। ठीक है, फोर्ट्रन को किस लिए यूज किया था, न्यूमेरिक और साइंटिफिक कंप्यूटेशन के लिए। फोर्ट्रन आपका ओरिजिनली डेवलप किया गया था 1950 में, उसके बाद ही 57 में इनको पूरा का पूरा अपीयर्ड हुआ ये 1957। ओके, और ये क्या हुआ था, जैसा कि मैंने बताया साइंटिफिक और आपका इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए यूज हुआ, और सब्सिक्वेंटली कि ये आपका डोमिनेट किया गया साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए। ठीक है, डिजाइन किसने किया था, जैसे कि इसमें बताया गया जॉन बैकर्स। ठीक है, किसने, जॉन बैकर्स। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। माउस का आविष्कार डगलस
एंगलबार्ट के द्वारा किया गया था। हाँ जी, जो आपका डॉगलस कार्ल, इसको डॉगलस, इनका पूरा नाम है डॉगलस कार्ल एंगलबार्ट। बहुत से ये भी आपका ये एक तरह के इंजीनियर थे, इन्वेंटर तो थे ही, तभी तो माउस का आविष्कार किया। और अर्ली कंप्यूटर यानी पहले के कंप्यूटर में बात करें तो आपका इंटरनेट पायोनियर, ये आपका ये जो डगलस थे, ये आपका इसको इनको जाना जाता था। इनके जो भी इन्होंने जो इतने अच्छे अच्छे काम किए, इतना अच्छा अच्छा फाउंडेशन किया, उसके लिए कंप्यूटर इंटरेक्शन के लिए, पर्टिकुलरली सारे चीजों के लिए। ठीक है, ये पोलैंड में पैदा हुए थे, ये 1925 में, फिर इनकी डेथ हो गई 2013 में। ठीक है, इनको बोला जाता था कि कंप्यूटर माउस, क्योंकि इन्होंने माउस का आविष्कार किया था। ठीक है, और बहुत सारे नामों से जाना जाता था, लाइक आपका हाइपरटेक्स्ट कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर, इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग, इस तरह चीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या 36 डायनेमिक मेमोरी डायोड में डेटा बिट्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे किसमें, क्या बात कीजिएगी, डेटा बिट्स की बात की गई है। ठीक, तो डेटा बिट्स को हम किसमें स्टोर करते हैं, डायनेमिक मेमोरी में स्टोर करेंगे। ठीक, तो ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट ही है। 37 कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले डेटा और प्रोग्राम स्टोरेज में अवेलेबल होते हैं, इनको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। देखिए गाइस, देखिए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। कंप्यूटर में यूज होने वाला डेटा और प्रोग्राम, बिल्कुल ये जिसे जो भी यूज किया जाता है, जब इसको आप कोई भी, अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग की होगी तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसको कॉल करना पड़ता है, यानी बुलाना पड़ता है। यानी जो भी आपका डेटा है पहले स्टोर रहता है, अब उसको कॉल करके बुलाना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे कि स्टेटमेंट में लिखा है, डेटा और प्रोग्राम स्टोरेज में अवेलेबल होते हैं। अब इसको कहाँ स्टोर किया था, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, 38 मॉनिटर और कीबोर्ड सिंप्लेक्स प्रकार का डिवाइस है। हाँ जी, जैसे कि मैंने सिंप्लेक्स के बारे में बताया था आपको। सिंप्लेक्स में क्या हो गया, ये जो आपका डेटा का स्थानांतर, यानी जो आपका डेटा का कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ एक साइड से होता है। ठीक है, अब मॉनिटर में क्या हो गया, ये डेटा अब सिर्फ हमें क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डेटा हमें डिस्प्ले कर रहा है। ओके, हम तो डायरेक्ट इनसे बात नहीं कर पा रहे। कीबोर्ड क्या कर रहा है, डेटा सिर्फ ले रहा है, यानी इनपुट कर रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, सिंप्लेक्स हो गया। अब सिंप्लेक्स होता है, उसके बाद क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है। सिंप्लेक्स लाइक आपका हो गया, जैसे अगर आपने नॉर्मल लाइफ से रिलेट किया, जैसे आपका टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, ये सब आपका सिंप्लेक्स हो गया। ठीक, हाफ डुप्लेक्स क्या हो गया, लाइक आपका वॉकी टॉकी हो गया, यानी एक टाइम पे सिर्फ एक ही बात कर सकता है। ठीक, एक ही साइड से कम्युनिकेशन हो गया, लाइक आपका वॉकी टॉकी। अब जब फुल डुप्लेक्स हो गया, वो आपका लाइक आपका नॉर्मल सेल फोन की अगर हम बात करें, जो वीडियो कॉलिंग बात करें, वो आपका क्या हो गया, आपका फुल डुप्लेक्स। ठीक है, 39 गूगल ग्लास, स्मार्ट वॉच, ड्रोन, कैमरा इत्यादि लेटेस्ट आईटी गैजेट का उदाहरण है। बिल्कुल, गूगल ग्लास की अगर हम बात करें, कितना सही रहता है भाई, कहीं पे भी लो फोन है, वहां पे गूगल ग्लास से आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। स्मार्ट वॉच तो आजकल इतने अच्छे हैं, उससे आप अपना हार्ट रेटिंग और इसमें हार्ट बीट आप उसमें काउंट कर सकते हैं। और उसमें अगर आप रनिंग के लिए जाते हैं, वो भी आपके लिए सही है। किसी भी चीज का आप रिमाइंडर लगा सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा से। ड्रोन कैमरा की अगर बात करें, तो जो भी जितने भी यूट्यूबर होंगे, वैसे हम लोगों ने अभी इतना एक्सप्लोर नहीं किया है जो हमारे वीडियोस में ड्रोन की आवश्यकता पड़े, बट हाँ, मे भी आप लोग का सपोर्ट रहेगा, हमारे स्मार्ट बोर्ड, ड्रोन, सारी चीज का हम लोग यूज करेंगे जल्द से जल्द। ठीक है, तो आजकल आप नॉर्मली देख रहे हैं, आपने शादियों में भी देखा होगा। ठीक है, आपका वेडिंग शूट जो होता है, प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, सब में आप देखोगे अब ड्रोन कैमरा वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि बोला, ये लेटेस्ट आईटी गैजेट का एग्जाम्पल है। हाँ जी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 40 कैश मेमोरी एस रैम, यानी आपका जो स्टैटिक रैम होता है, यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी से बनी होती है, क्योंकि आपका एस रैम की गति, यानी जो उसकी स्पीड होती है, वो डी रैम की तुलना में अधिक होती है। अब देखिए, एस रैम क्या हो गया, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम क्या हो गया, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखिए, यहाँ क्या बोला गया है, कैश मेमोरी से बनी होती है। कैश मेमोरी जो होती है, ये आपके स्टैटिक मेमोरी से बनी होती है, और यहाँ पे स्टैटिक मेमोरी की जो भी स्पीड होती है, वो डायनेमिक मेमोरी की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ये आपका स्टैटिक है,
इसलिए इसकी स्पीड डायनेमिक से तेज हो गई। ठीक है, तो इन सारे कंसीडर में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि आपका वहां पे आपके एग्जाम में आता है क्या, इज इट ट्रू और फॉल्स, तो आपको वहां पे ट्रू या फॉल्स लगाना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 41, रैम वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आती है। ओके गाइस, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है रैम के बारे में। गाइस आपको पता होना चाहिए कि वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। और रैम तो आप जानते ही हो, रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब यहाँ इस स्टेटमेंट में बोला गया है कि रैम जो है आपका एक वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, अब वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जिनको नहीं पता है उनको क्लियर हो जाएगा और जिनको पता है उनका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी होती है वो यूज की जाती है होल्ड करने के लिए इंस्ट्रक्शन और डेटा को, करंटली जो भी आपका प्रोग्राम रन कर रहा होता है। ठीक है, उसके लिए। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, डेटा स्टोर की जाती है रोम में। रोम क्या आपका रीड ओनली मेमोरी, इसमें मेंटेन करता है वो आपका क्या, इंटीग्रिटी मेंटेन करता है। और जो भी देखिए इसमें क्या पावर लॉस हो जाएगा तो ये इसके लिए इंटीग्रिटी मेंटेन करेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज कभी भी नहीं होना है किसके लिए, रोम और रैम के लिए। रैम आपकी क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। रोम क्या होती है आपकी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसे खुद ही रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसी से खुद पता चल रहा है क्या होगा, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 42, डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है। गाइस ये भी कई बार पूछा गया है। ऑब्वियसली जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिए जा रहे हैं, टोटल 80 स्टेटमेंट जो भी है वो पूछे वाले गए ही दिए, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को ही हम लोगों ने यहाँ पे दिया है। अब देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है डिजिटल कैमरा, क्योंकि हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। सोनी का साइबर शॉट ले लीजिए, या तो फिर आपका कोई भी अदर कंपनी का कूल पिक्स, कई सारे डिजिटल कैमरास आते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि डिजिटल कैमरा जो वो आपका एक इनपुट डिवाइस है, इज इट ट्रू और फॉल्स, तो कैसे ये इनपुट डिवाइस ही है। अब देखिए, अब यहाँ पे इसको कैसे कैटेगराइज किया गया, यहाँ पे देखिए डिजिटल कैमरा देखो आपको ये क्या एक तरह का हार्डवेयर डिवाइस है। हाँ जी बिल्कुल, इसको छू करके महसूस कर सकते हैं। ये क्या करता है, फोटोज को लेता है, फोटो को इससे क्लिक करते हैं, इसको स्टोर करते हैं। जो इमेज जो जो इमेज डेटा को हम स्टोर करते हैं वो क्या होता है, ये वो हमारे मेमोरी कार्ड, जो इसमें आप देखते होंगे उसमें मेमोरी कार्ड है, उसमें स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब डिजिटल कैमरा को देखा गया है, ये कंसीडर करता है। ठीक है, यहाँ पे आप कहोगे कि भाई वहां कई सारे ऐसे कैमरे आते हैं जहाँ पे हम तुरंत प्रिंट निकाल सकते हैं, तो उसको आउटपुट कैमरा भी, अरे आउटपुट डिवाइस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी यहाँ पे ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता है कि ये आपका आउटपुट डिवाइस भी है या आपका इनपुट डिवाइस भी है। बट अगर स्टेटमेंट में ये लिख के आएगा कि डिजिटल कैमरा इज इनपुट डिवाइस, तो वहां पे आपको ट्रू लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे ये होगा कि कई कई स्टेटमेंट ऐसा आता है कि डिजिटल कैमरा आपका इनपुट डिवाइस भी है आउटपुट डिवाइस भी है, क्या दोनों है, तो आप उसमें भी ट्रू लगा के आएंगे। ठीक है, मे भी आपको ये जो भी मैंने समझाने की कोशिश की आपको समझ में आया होगा। डिजिटल कैमरा में आप फोटो को, आप जो भी है पिक्चर्स को कैप्चर कर सकते हैं, इसलिए इनपुट डिवाइस हो गया। फिर आप क्या होगा, आजकल आके इस कैमरा से फोटो निकाल सकते हैं, तो क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, यानी दोनों चीज क्लियर हो गई। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 43, 4 बाइनरी अंक के समूह को निबल कहा जाता है। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया था, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए क्या बोला गया है। अब बाइट, यहाँ पे देखिए पहले बाइट की बात की थी, हमने बिट की बात की थी, बाइट की बात की थी। यहाँ पे क्या हो गया, जब 4 बाइनरी डिजिट्स रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, निबल। 4 बाइनरी डिजिट कहेंगे तो क्या बोलेंगे, निबल। अब ये भी कह सकते हैं यहाँ पे निबल और बाइट में क्या होता है, ये क्या सेम होता है या क्या होता है। बेसिकली निबल और बाइट, ये थोड़ा सा इसमें क्या डिफरेंस होता है, इज अ बाइट इज अ कट ऑफ अ पीस ऑफ क्लैंपिंग ऑफ द टीथ, ये आप कह सकते हो। वो वाले बाइट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, BITE बाइट। ठीक है, अब यहाँ पे जनरल न्यूट्रल टर्म की अगर बात करें, ये आपका रिफर करता है क्या कि बेसिकली निबल आप उसको 4 अगर बाइंडर डिजिट होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, निबल ही बोलेंगे। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। स्टेटमेंट नंबर 44, कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज NT है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज NT है। ये आपका प्रोप्रिएटरी ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोड्यूस किया गया ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू। फर्स्ट वर्जन इसका रिलीज हुआ था 27 जुलाई 1993, जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे तभी का ये रिलीज किया गया हुआ है। ठीक है,
ये इसमें जो भी प्रोसेसर है वो इंडिपेंडेंट है, मल्टी प्रोसेसिंग है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका इनिशियल जो जो मैंने बता दिया, इनिशियल रिलीज डेट क्या 27 जुलाई 1993। डेवलपर आपका है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, इससे रिलेटेड और हाँ, ये आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से लैंग्वेजेस से सपोर्ट करता है, C++, C शार्प और बहुत सारी लैंग्वेजेस। ठीक है, नेक्स्ट चलते स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मालिकाना सॉफ्टवेयर यानी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, प्रोप्राइटरी या हिंदी में लिखा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो होता है क्या होता है, बेसिकली पहले ये पता होना चाहिए, तब तुम जानेंगे ना कि इसका दूसरा नाम क्या है, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये एक तरह का कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्या होता है जो कॉपीराइट या तो बियर्स के अगेंस्ट, जो भी इसकी लिमिट्स होती है उसके अगेंस्ट यूज किया जाता है, किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए। ठीक है, बेसिकली इसका यूज होता है। अब इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपका क्लोज अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, जैसा कि मैंने कई बार आपको बताया है कि जो आपका लिनक्स है ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आपका बहुत सारे जो आप लिब्रे ऑफिस यूज करते हैं वो भी आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब यहाँ पे कई सारे आपके प्रोडक्ट्स भी आते हैं। अगर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपका HTTP सर्वर है और इस तरह के कई सारे हैं जो आपका ई कॉमर्स के सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, सब इसी में आते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 46, किसी कंप्यूटर टावर से जुड़े हार्डवेयर को पेरिफेरल कहा जाता है। अब देखिए, आप देखिए हम लोगों ने मे बी शायद क्वेश्चन नंबर 1 में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं, अगर हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अलग से कोई भी चीज उसमें वर्क करने के लिए उसमें ऐड करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे स्टेटमेंट में बोला है कंप्यूटर टावर से जुड़े हार्डवेयर। बेसिकली अभी मैंने क्या बताया, पेरिफेरल डिवाइसेस वही होती है जिसको हम कंप्यूटर में वर्क करने के लिए अलग से ऐड करते हैं, तो यही हो गया। ठीक है, कंप्यूटर से टावर से जुड़े जो भी हार्डवेयर होंगे उसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस। 47, डेटा संचार में सूचना को हजारों किलोमीटर तक प्रवाहित किया जा सकता है। अब देखिए, डेटा संचार यानी डेटा कम्युनिकेशन। अब देखिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ठीक है, अब मुझे पता नहीं, मैं तो, हम लोग तो इंडियन है, ठीक है, इंडिया के बाहर ही मेरे कोई फ्रेंड्स वगैरह है, मुझे वहां पे उनको मेल करना है या तो फिर वीडियो कॉलिंग पे बात करनी है, तो ये क्या हो गया, डेटा कम्युनिकेशन हो गया। अब इस स्टेटमेंट में दिया है डेटा कम्युनिकेशन में सूचना यानी जो भी आप इंफॉर्मेशन है उसको हजारों किलोमीटर तक प्रवाहित किया जा सकता है। बेसिकली हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। मैं उनको मेल कर सकती हूँ, मेल के थ्रू बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यानी डेटा कम्युनिकेशन उसकी कोई रेंज नहीं है, हजारों किलोमीटर तक इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 48, डॉक्टर जॉब हर्टसन जिन्होंने एरिक्सन में काम करते हुए ब्लूटूथ का आविष्कार किया था। देखिए यहाँ पे आपके कई सारे डाउट जो भी है, जो भी कई सारे क्वेश्चन का ये खुद ही आंसर दे रहा है। ठीक है, ब्लूटूथ का आविष्कार यानी ब्लूटूथ का इन्वेंशन किसने किया था, डॉक्टर जॉब हर्टसन। ठीक है, अब कब किया था, जब वो इरेक्शन में काम करते थे तब किया था। ठीक है, ये गाइस ये जब इन्होंने तभी किया था जब ये 25 साल के थे, यानी 25 साल की उम्र में ही, जब ये 25 साल की उम्र में 1994 के थे तब उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। ठीक है, अब ये इन्होंने ये बेसिकली इनको बोला जाता है पेरेंट ऑफ ब्लूटूथ, क्योंकि ब्लूटूथ का आविष्कार इन्होंने ही किया था। इन्होंने जब ये इरेक्शन में काम कर रहे थे तभी इन्होंने इसका इन्वेंशन किया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 49, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड की गणना पिको सेकंड में की जाती थी। चतुर्थ पीढ़ी यानी फोर्थ जनरेशन में जो भी सिस्टम्स होते थे, तो कंप्यूटर होते थे, उसकी जो भी प्रोसेसिंग स्पीड थी, यानी जो भी प्रोसेसिंग स्पीड क्या हो गया, उसके कैलकुलेशन की स्पीड, उसके हर चीज करने की स्पीड, जो कोई भी काम उसको दिया है उसको प्रोसेस करने की स्पीड, कि जो भी हमको उसको कैलकुलेट करते थे भाई कितनी स्पीड से काम कर रहा है, उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे पिको सेकंड में की जाती थी। क्या ये स्टेटमेंट सही है, हाँ बिल्कुल सही।
ठीक है। अब देखिए, अब पीको सेकंड हो गया। अब पीको सेकंड से अब आप ये सोच लो कि ये थोड़ी तेज होती है, पीको सेकंड से जो कम होती है वो क्या, जेप्टो सेकंड होती है। ठीक है गाइस, ये सब ये बहुत बहुत ही माइनर टर्म है, मतलब जिसको इतनी जल्दी ये सारे प्रोसेस होती है जिसको हम देख नहीं सकते। पीको सेकंड क्या होती है, इज अ 1 सेकंड, एज 1 सेकंड अप्रोक्सीमेटली 31,689 ईयर्स। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्या होगा। वेवलेंथ अगर माने तो 0.3 mm, ठीक है। 3 इंटू 10⁸ मिनट पर सेकेंड, मतलब इतनी स्पीड से सोचिए काम करता है जिसका हमें अंदाजा ही नहीं लग पाता। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 50, माउस, प्रकाशीय पेन, जॉयस्टिक, ये सब एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस तो जानते हो, प्रकाशीय पेन नहीं जानते तो मैं बता दूं, जो लाइट पेन होता है वो हिंदी में उसको प्रकाशीय पेन बोलते हैं। अब जॉयस्टिक आपने देखे, माउस तो नॉर्मली सबने यूज किया है, ठीक है। प्रकाशीय पेन क्या होता है, लाइट पेन होता है, उसको आप सिस्टम पे यूज करते हैं या सिग्नेचर या किसी भी चीज के लिए, ठीक है। जॉयस्टिक क्या होता है गाइस, जॉयस्टिक जैसे अगर आपने 4 व्हीलर चलाया होगा तो वो एक तरह का गियर टाइप का होता है, वो गेमिंग के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे पूछा कि ये सारे जो है पॉइंटिंग डिवाइस, हाँ जी बिल्कुल, ये सारे जो भी क्या है पॉइंटिंग डिवाइस, को आप पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हो, जिससे माउस से आप क्लिक करते हैं, और लाइट पेन से जैसे कि मैंने बताया सिग्नेचर आप कर सकते हैं, जॉयस्टिक से आप गेम खेल सकते हैं, सारे क्या किसी न किसी पॉइंट को पॉइंटिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है गाइस, सेशन अच्छा लग रहा हो, बहुत मेहनत से हम लोगों ने सारे कोर्स को क्रिएट करते हैं, सारे क्वेश्चंस को हम लोग उसको फिल्टर करते हैं कि हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए और अच्छे से इसको एक्सप्लोर कर सके, आपके सामने एलेबरेट कर सके आपके सामने। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको लगता है कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 51, कंप्यूटर घड़ी की गति को आमतौर पर मेगा हर्ट्स या गीगा हर्ट्स में नापा जाता है। ओके, अब देखिए, कंप्यूटर की जो भी घड़ी होती है, कंप्यूटर में जो भी घड़ी होती है उसकी स्पीड की बात की जाए, अब मेगा हर्ट्स या गीगा हर्ट्स में ही नापा जाता है उसको। अब आप मेगा हर्ट्स और गीगा हर्ट्स में अगर कोई भी कंफ्यूज हो रहे हो तो बता दें कि देखिए, मेगा हर्ट्स जो आपका गीगा हर्ट्स होता है, GHz, जैसे कि यहाँ पे लास्ट में आपको दिख रहा होगा, गीगा हर्ट्स होता है 1 बिलियन साइकिल्स पर सेकेंड, 1 बिलियन साइकिल पर सेकेंड। और जो आपका मेगा हर्ट्स होता है वो क्या होता है, 1 मिलियन साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, गीगा हर्ट्स क्या हो गया, बिलियन हो गया, यानी से अधिक हो गया, और ये क्या हो गया, मिलियन हो गया। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, तो ये इसीलिए मैंने इसको आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 52, मेन फ्रेम कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता मिनी और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में बहुत अधिक होती है। यह एक मल्टी यूजर कंप्यूटर है, इस पर हजारों लोग एक साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, मेन फ्रेम सिस्टम की बात हो रही है, मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात हो रही है। इसके काम करने की कैपेसिटी जो होती है मिनी और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में बहुत अधिक होती है, बिल्कुल अधिक होती है। माइक्रो मिनी, देखिए अगर स्पीड के अकॉर्डिंग बोले तो क्या हो गया, पहले हो गया माइक्रो, देन मिनी, देन मेन फ्रेम, फिर उसके बाद जो हमारा सुपर कंप्यूटर आता है। अब ठीक है, जैसे कि इसमें बोला मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है आपका माइक्रो और मिनी से तेज काम करता है, बिल्कुल तेज काम करता है। और ये हमारे जो माइक्रो कंप्यूटर होता है, यानी जो भी आपका पीसी हो गया, इसके तरह नहीं होता है। इस पे एक साथ, ये बहुत बड़ा साइज में होगा, इस पे एक साथ बैठ के बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें बताया कि मल्टी यूजर, मल्टी यूजर क्या मतलब हो गया, एक साथ कई सारे लोग इस पे काम कर सकते हैं, और इस पे हजारों लोग एक साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्लियर होना चाहिए। सबसे छोटा क्या हो गया, माइक्रो, देन आपका मिनी, फिर क्या आपका मेन फ्रेम, इसके बाद हो गया सुपर। ये सारा आपका काम करने की कैपेसिटी के हिसाब से मैंने दे रखा। ओके, स्टेटमेंट नंबर 53, अनुराग एक भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है। ओके, जिन भी स्टूडेंट का नाम अनुराग होगा तो ये उनके लिए है। मैं ये अनुराग जो है उसका मैं फुल फॉर्म बताना चाहूंगी, जिनको ना पता हो। अनुराग का फुल फॉर्म क्या हो गया, एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप।
ठीक है। अगर जिनका भी नाम अनुराग हो प्लीज कमेंट बॉक्स में यहाँ पिंक जरूर करिएगा, ठीक है। और ये इसको अपने ही नाम का फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिए, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में पूछा भी जा सके। क्या होगा? एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप, ठीक है। ये क्या है? ये भारत, यानी गाइस ये अब नाम से ही पता चल गया कि भाई ये इंडियन नाम ही है। और क्या होगा? ये एक तरह का सुपर कंप्यूटर है, तो क्या होगा? इंडिया में ही डेवलप किया गया, ठीक। अभी कब डेवलप किया गया इसकी ही बात कर लेते हैं। 2 मई 1988। गाइस देखिए, कई सारी मैं डेट यहाँ बताती हूँ तो उसको आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये सारी मैं डेट इसलिए बता रही हूँ कि बस आपके दिमाग में एक दिमाग में आपके बैठ जाए कि हाँ भाई ये बहुत साल पहले बना था। जहां पे जरूरी रहेगा डेट वहां पे मैं मेंशन कर दूंगी, भाई ये डेट आप याद कर लो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं अनुराग के बारे में बता रही हूँ, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि ये कब आया था। बस आपको ये याद रखिए कि अनुराग जो है वो इंडिया द्वारा बनाया गया एक सुपर कंप्यूटर है, जिसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। ये NU जो है आपका न्यूमेरिकल के लिए, ठीक। अब ये कब बना था? 2 मई 1988 को। ये आपका, हाँ, और इनके डायरेक्टर कौन थे? JVR सागर, ठीक है। ये आपका कंचन बाग, ये हैदराबाद में है कंचन बाग, ये वहां पे बनाया गया था, ठीक है। इसकी अगर एजेंसी की बात करें तो ये DRDO के थ्रू बनाया गया, ठीक है। बहुत ज्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका जो भी लूजली कपल्ड है, मैसेज पैसेज, कोई बात नहीं, इतना बहुत ज्यादा नहीं, इतना सही। और गाइस एक और चीज जो आपको साइड में दिख रही होगी, अगर आपको बेस्ट ई बुक चाहिए तो यहाँ पे ई बुक भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने ये नहीं देखा है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हो तो इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको इस सेशन का PDF वहां पे जरूर से मिल जाएगा। 54 स्टेटमेंट देखते हैं। प्लास्टिक रिबन को एक चुंबकीय रिकॉर्डिंग सामग्री के साथ लेपित किया जाता है। ध्यान से, कोई भी क्वेश्चन को आप उसको, पता है मुझे एग्जाम देने आप जाते हो बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, आराम से सुनो कि क्या बोला जा रहा है। किसी प्लास्टिक रिबन को एक चुंबकीय रिकॉर्डिंग सामग्री के साथ लेपित किया जाता है। आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम डाई ऑक्साइड का आमतौर पर ऑक्साइड का उपयोग आमतौर पर चुंबकीय टेप में किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेसिकली कोई इसमें साइंटिफिक बात बहुत ज्यादा नहीं की गई, यहाँ पे नॉर्मली बताया गया कि प्लास्टिक का रिबन है, उसको क्या किया गया, जो भी मैग्नेटिक जो भी रिकॉर्डिंग जो भी मटेरियल होता है उसके साथ उसको क्या किया जाता है, लेयर्ड किया जाता है, लेपित किया जाता है। अब वहां पे क्या किया है, आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम डाइऑक्साइड का यूज करके चुंबकीय टेप में यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी आपको ये बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लो, एग्जाम में आएगा तो वहां पे आप इसको ट्रू कर देना। स्टेटमेंट नंबर 55। डेटा आमतौर पर प्लॉटर्स के ऊपर से नीचे लिखा जाता है, ठीक है। ध्यान से पढ़ो, डेटा आमतौर पर प्लॉटर्स के ऊपर और नीचे लिखा जाता है। इस स्थिति में प्रत्येक प्लॉटर के ऊपर और नीचे एक रीड एंड राइट हेड होता है, ठीक। दूसरे शब्दों में अगर एक हार्ड ड्राइव में 3 प्लेटर्स हैं तो 6 रीड राइट होंगे, ठीक। देखिए कुछ नहीं बोला गया, इसमें बोला गया डेटा जो भी होता है वो प्लॉटर्स के ऊपर और नीचे लिखा जाता है। हाँ जी, सबको पता था। अब इस कंडीशन में क्या हो गया, जो भी प्लेटर है ऊपर और नीचे एक रीड और राइट हेड होता है। अगर आपने, कोई दिक्कत नहीं, आपने जो पुराने जमाने का जो भी इतनी बड़ी बड़ी सी CD टाइप की होती थी, आपने देखा होगा पुरानी मूवीज में, ठीक है। जो एक वहां पे पिंक टाइप का होता है जो ऊपर और नीचे ऐसे करके होता है, ठीक है। उसके बीच में एक प्लेट टाइप के होते हैं, जैसे सीडी होती है, बड़ी सी सीडी होती है, अब उसी के थ्रू गाना प्ले होता है, ये उसी तरह के होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखे गए कि दूसरे शब्दों में एक हार्ड ड्राइव में 3 प्लेटर्स है तो 6 रीड राइट होंगे। भाई 3 प्लेटर है तो ऊपर नीचे होंगे तो 6 रीड राइट हो गए, ओके। स्टेटमेंट नंबर 56। किसी सिस्टम में 2 माउस लगा सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा आप समझो, यहाँ पे ध्यान दो। अब यहाँ बोला किसी सिस्टम में 2 माउस लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। आप लगा तो सकते हैं, वैसे माउस लगाने के बाद आपको देखते हो कि एक पॉइंटिंग आता है, ठीक है। आप लगा तो सकते हैं बट गाइस आप उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। यू कांट यूज देम इन द सेम टाइम, ओके। सेम टाइम में आप इसको यूज नहीं कर सकते, बट आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, आप जैसे ही करेंगे तो उसको आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक कर्सर दिखाई देगा विंडोज सिस्टम पे,
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे अगर मान लेते कि आपके पास बहुत बड़ी स्क्रीन है, ठीक है, तो आप इस हाथ से नहीं, इस हाथ से अगर आप दोनों हाथ का बेसिकली, जैसे नॉर्मली तो लोग राइट हैंडेड होते हैं, ठीक है। कुछ लोग लेफ्ट हैंडेड भी होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि दोनों हाथ से लिख सकते हैं, दोनों हाथ सेम काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो उनको लगता है भाई दोनों हाथ में माउस रख लेते हैं, इस साइड बहुत बड़ी स्क्रीन है तो इस साइड का करना होता है, ये साइड करना, बट एक टाइम पे वो एक ही काम करेगा, दूसरा यूज करने के लिए आपको उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 57, ब्लूटूथ का आविष्कार एरिक्सन द्वारा किया गया था। चलिए भाई, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी आ गया कि ब्लूटूथ का इन्वेंशन एरिक्सन द्वारा किया गया था। यहाँ हम लोगों ने इससे पहले ये देखा था कि भाई एरिक्सन किसने किया था ब्लूटूथ का आविष्कार, ठीक है। अगर आपको याद हो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो भाई किसने किया अगर आपको उनका नाम याद है। अब देखिए, एरिक्सन द्वारा किया गया था। एरिक्सन कंपनी के बारे में बात कर ली, जैसे आपने देखा होगा, ये अगर आपने एरिक्सन का नाम सुना होगा तो भाई मैंने बता दो, मैंने सबसे पहले एरिक्सन का नाम सोनी के फोन में सुना, सोनी एरिक्सन, ठीक है। मैं भी, आपने भी उसी टाइम सुना होगा। एरिक्सन जो कंपनी थी वो ऑपरेट करती थी, ऑपरेट करती थी एज अ प्रोवाइडर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड रिलेटेड टू सर्विसेज, यानी उसकी इक्विपमेंट के लिए ऑपरेट करती थी और उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती थी उसके लिए ऑपरेट करती थी। इसके जो भी प्रोडक्ट्स होते थे, इसके सर्विसेज होते थे, लाइक आपका मोबाइल हो गया, और उसके जो भी नेटवर्क्स जो भी होते हैं उसको फिक्स करने के काम आते थे। ये जो आपके कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स होती थी उसके लिए भी इसको यूज किया जाता था, जो भी इसकी सर्विसेज है उसको यूज किया जाता था, लाइक आपके टेलीकॉम जो भी सर्विसेज है, मल्टीमीडिया जो भी सॉल्यूशंस है उस सबको यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। 58, रेड का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क होता है। यह एक डेटा भंडारण यानी डेटा स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन टेक्निक है जो एक भौतिक डिस्क ड्राइव घटकों या तो एक से अधिक तार्किक इकाइयों में जोड़ती है। ओके, कभी कभी होता है जो हिंदी समझ में नहीं आती है, कुछ कुछ टर्म्स होते हैं जिनको हम इंग्लिश में ही यूज करते हैं। जैसे अगर भंडारण की बात करें तो स्टोरेज ही हमको ज्यादा इसी लगता है, ठीक है। अब कुछ कुछ चीजें जो इंग्लिश वाले भी हिंदी में लिखी, जैसे यहाँ पे लिखा वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। बेसिकली रेड का वर्क क्या होता है, ठीक है। रेड की अगर बात करें क्या होता है, रेड आपका क्या होता है, रिडंडेंट, जैसे कि यहाँ पे इसमें मेंशन है, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ठीक है। ये होता है कि आपका सिस्टम ऑफ डेटा स्टोरेज, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, किसके लिए वर्क होता है, इस डेटा को स्टोर करने के लिए, और इसका यूज किया जाता है मल्टीपल जो भी हार्ड डिस्क होते हैं, जो ड्राइव्स होते हैं, उसके डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। रेड सिस्टम होता है, उसको यूज किया जाता है मेनी टाइप्स के जो भी स्मॉल कैपेसिटी वाले जो डिस्क होते हैं उनके लिए, जो उसके ड्राइव्स होते हैं उनके लिए स्टोर करता है ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ये, और उसको ये ट्राई करता है प्रोवाइड करने के लिए इंक्रीज रिलायबिलिटी एंड रिडंडेंसी, जैसा कि इसके फुल फॉर्म में मेंशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। 59, ऐसे हार्डवेयर जिसमें सॉफ्टवेयर पहले से एम्बेडेड होता है वो फर्मवेयर कहलाता है, ठीक है। भाई आपने आप कहोगे भाई सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, हार्डवेयर पढ़ लिया, ये फर्मवेयर क्या है, ठीक है। अब यहाँ फर्मवेयर क्या होता है, फर्मवेयर यहाँ जैसे किसमें ऐसे हार्डवेयर जिसमें सॉफ्टवेयर पहले से एम्बेडेड होता है, ठीक है। फर्मवेयर इज अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये क्या है, ध्यान से सुनो, ये एक आपका स्पेसिफिक क्लास होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो प्रोवाइड करता है लो लेवल कंट्रोल फॉर अ डिवाइस स्पेसिफिक हार्डवेयर, ठीक है। टिपिकल एग्जांपल अगर हम इसका लेंगे तो डिवाइसेस जो भी कंटेन करते हैं फर्मवेयर, जो भी एम्बेडेड सिस्टम होते हैं, लाइक आपका रनिंग जो भी एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होंगे, वो इसका एग्जांपल है। जैसे आपका पर्सनल यूज के लिए जो भी अप्लायंसेस होते हैं, वो कंप्यूटर्स होते हैं, ऐसे कई सारे, वो आपके कंप्यूटर जो भी पेरिफेरल्स होते हैं, वो सारी चीजें आपकी फर्मवेयर में आती हैं, ठीक है। फर्मवेयर या तो फर्मवेयर का मतलब क्या हो गया, फर्म वेयर क्या हो गया, सॉफ्टवेयर, यानी फर्म सॉफ्टवेयर इसको कह सकते हो, ठीक है। अगर इसकी बात करें सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन यहाँ पे होता है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज के थ्रू ही होता है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 60, डे फैक्टो स्टैंडर्ड के अनुसार कीबोर्ड पे 104 कुंजी यानी कीज होती है। अब भाई किसके अनुसार, आप ये सुन लो कि ये कौन है, डी फैक्टो
स्टैंडर्ड, ये जो भी स्टैंडर्ड है उसके अनुसार कीबोर्ड पे गाइस आपके 104 कीज होती है। कभी कभी कई सारे ऐसे कीबोर्ड आती हैं जिसमें आपने देखा होगा जो 1 2 3 4 होता है वो साइड में भी, जैसे नॉर्मल सिस्टम में नहीं आती, जो थोड़ा एक्स्ट्रा लार्ज वाला जो भी कंप्यूटर होता है, जो कीबोर्ड जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है जो पीसी के साथ मिलता है, उसमें जो 1 2 3 4 होता है उसको अलग से, उसके अंदर थोड़ी कुछ कीज ज्यादा होती है, ठीक है। नहीं तो फिर नॉर्मली 104 होती है। शॉर्टकट कीज की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल सिंपल शॉर्टकट कीज करते हैं। सेव के लिए आप क्या करते हो, कंट्रोल प्लस एस। ओपन कोई करना हो क्या करो, कंट्रोल प्लस ओ, ठीक है। अगर आपको कोई न्यू पेज चाहिए तो क्या करोगे, कंट्रोल प्लस एन। देखिए सिंपल सा, जो जो मैंने क्या बोला, सेव के लिए कंट्रोल प्लस एस, ओपन के लिए कंट्रोल प्लस ओ, न्यू के लिए कंट्रोल प्लस एन, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा, पी नहीं होगा, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, जेड के लिए कंट्रोल प्लस अंडू, ए के लिए कंट्रोल प्लस ऑल, ठीक है। अब देखिए, अब अंडू तो कर दिए एक्स से, वो वाई करो कंट्रोल प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा रीडू, ठीक है। बस ये ऐसे ही मैंने बता दिया कि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, ओके। स्टेटमेंट नंबर 61, पंच कार्ड को होलेरिथ कार्ड या आईबीएम कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। भाई अब जिनको पंच कार्ड ही नहीं पता होगा तो वो होलरिथ कार्ड और आईबीएम कार्ड कैसे पता होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पंच कार्ड, जो आपको पंच कार्ड होता है वो क्या होता है, आप इसको क्या बोलते हैं जैसे PUNCH, आप यहाँ पे देखो पंच कार्ड, इसको पंच कार्ड भी बोलते हैं, यानी PUNCHED, पंच कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको बोल सकते हो कि एक ऐसा पीस ऑफ स्टिफ पेपर जो क्या करता है, जो होल्ड करता है डिजिटल डेटा को, ठीक है। किसी को होल्ड करता है, डिजिटल डेटा को होल्ड करता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ होल्स इन प्री डिफाइंड पोजिशन, ठीक है। फिर से सुनो, पंच कार्ड जो होता है ये ऐसा स्टिफ पेपर होता है, ऐसा पीस ऑफ स्टिफ पेपर होता है जो होल्ड करता है किसको, डिजिटल डेटा के रिप्रेजेंटेशन को। अब वो रिप्रेजेंटेशन क्या दिखाता है, वो रिप्रेजेंटेशन दिखाता है कि जो आपका डेटा है वो प्रेजेंस है या एब्सेंस है, होल जो भी आपका डेटा है वो प्रेजेंस है या एब्सेंस है, होल है किसमें, प्रीडिफाइंड डेफिनेशंस, ठीक है, पोजीशंस, ठीक है। कंफ्यूज मत हो, पंच कार्ड जो नॉर्मली जैसे आप ये वो डिजिटाइजेशन है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 62, कलर मॉनिटर अधिकतम 256 रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। अब आप कहोगे भाई कलर मॉनिटर में आपने तो भी कभी पढ़ा होगा, RLB आपकी क्या हो गया, रेड हो गया, वो रेड ग्रीन और आपका ब्लू यही सब होता है। बट देखिए कलर मॉनिटर होता है वो 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 8 क्या हो गया, 256, यानी 256 कलर्स में डिस्प्ले प्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हाँ, ये सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा कलर नहीं होते, जो कि हम लोग को नहीं समझ में आते कि इतने सारे कलर को, वो बहुत लाइट डार्क, लाइक पिंक हो गया, बेबी पिंक, इस तरह का जो भी डिवाइड किया गया उसी टाइप। स्टेटमेंट नंबर 63, डिस्क का वह सेक्टर जिसका उपयोग किसी भौतिक दोष के कारण नहीं किया जा सकता है वो बैड सेक्टर कहलाता है। बैड सेक्टर क्या होगा, जिसका उपयोग किसी भौतिक दोष यानी जो भी फिजिकल जो भी उसमें प्रॉब्लम्स है उसके कारण नहीं किया जा सकता। बैड सेक्टर क्या बोलते हैं, बैड सेक्टर उसका, ये ऐसी कंप्यूटिंग होती है जिसमें क्या होता है, डिस्क सेक्टर ऑन अ डिस्क स्टोरेज यूनिट, उसमें परमानेंटली जो भी डैमेज हो जाती है, आप ये भौतिक दोष को आप कह सकते हो, फिजिकल जो भी डैमेज हो गया अब उसका यूज तो हम नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं, बैड सेक्टर, क्या बोलते हैं उसको, बैड सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 64, पोस्ट ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट बूट सीक्वेंस का पहला चरण है। अब देखिए बूट सीक्वेंस क्या है, अब आप ये देख लिए, पोस्ट देख लिए, क्या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये तो आपने देख लिया। बूट सीक्वेंस क्या है, ये कंफ्यूज, ये आपको पता ही नहीं होगा तो आप कहाँ से बता पाओगे पोस्ट क्या हुआ, या फिर कौन सा ये फर्स्ट सीक्वेंस है या क्या है जो भी, ठीक है। बूट सीक्वेंस क्या है, इसको आप कहते हैं द ऑर्डर इन विच कंप्यूटर सर्चेस टू नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस कंटेनिंग प्रोग्राम कोड टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या से किया, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस के थ्रू क्या किया, लोड किया ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे क्या हो गया, बूटिंग हो गया। अब यहाँ पे पहला स्टेप जो कि क्या होगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी पहले तो पावर ऑन होगा फिर सारी बूटिंग स्टार्ट होगी, ठीक है।
स्टेटमेंट नंबर 65, जावा को सन माइक्रो सिस्टम कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। जावा आपको सबके थ्रू सबसे पहले किसके थ्रू लॉन्च किया गया था? सन माइक्रो सिस्टम द्वारा। ठीक है, जावा क्या आपका वेल स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। ये भी कंसीडर करता है गाइस, ये बेसिकली ये बिगनर्स के लिए मैंने बात बताया। ये थोड़ा सा अगर पाइथन वगैरह की अगर कंपेयर करूँ, मैं खुद ही एक कोडर हूँ, तो अगर उनसे कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा मुझे तो बहुत टफ लगता है। पाइथन वगैरह तो इससे बहुत सिंपल होता है। ठीक है, बट अगर आप जावा सीखना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपका जावा के आगे ये सारे एंड्रॉयड वगैरह हैं जो कि आजकल बहुत डेवलप है। ठीक है, 66, एमएआर का पूर्ण रूप मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है। जी बिल्कुल सही है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या होता है? इसका यूज किया जाता है हैंडल करने के लिए एड्रेस ट्रांसफर टू मेमोरी यूनिट। जो एड्रेस जो भी होते हैं वो ट्रांसफर्ड होते हैं मेमोरी यूनिट के लिए, उसको हैंडल करने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपका सीपीयू रजिस्टर के लिए वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये एमएआर जो भी आपका होल्ड करता है मेमोरी लोकेशन, जिसकी भी डेटा की हम जिस डेटा के भी लोकेशन की नीड होती है तो ये हमको इन्फॉर्म। स्टेटमेंट नंबर 67, प्रत्यूष और मिहिर 6.8 पेटा पेटाफ्लॉप्स की अधिकतम गति के साथ भारत में सबसे तेज कंप्यूटर है। 8 जनवरी 2018 को डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा लॉन्च किया गया था। अभी देखिए प्रत्यूष और मिहिर, अभी मैं आई होप इस क्लास में ही मैंने इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया, नहीं किया तो फिर से डिस्कस कर लेते हैं। अब गाइस देखो प्रत्यूष और मिहिर जो है, इसकी स्पीड क्या है भैया? भाई इसकी पेटाफ्लॉप्स यानी 6.8 पेटाफ्लॉप्स इसकी स्पीड है। और इसकी जो कॉस्ट है, मैं भाई इतना काउंट में नहीं कर पाऊंगी, बहुत ज्यादा होती है भाई इसकी कॉस्ट। अब ये लोकेशन क्या है? ये आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, अब डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक, प्रत्यूष और मिहिर जो भी आपका ये सुपर कंप्यूटर्स हैं, ठीक, ये आप पुणे के थ्रू लॉन्च किया गया था। अब इसके बारे में तो यहाँ पे सारी चीजें दी गई हुई हैं। अब इसके आगे अब नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 68, बैंक में चेक व ड्राफ्ट में एमआईसीआर का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब एमआईसीआर क्या है? गाइस आपने अपना चेकबुक देखा होगा। ठीक है, चेकबुक में आप सबसे नीचे जो आपका आप देखते हो भाई साइड वाला जो नंबर रहता है वो आपका, आप कहते हो भाई वो हमारा अकाउंट नंबर है। भाई स्टार्टिंग की जो होते हैं ना डिजिट्स, वो आपके एमआईसीआर नंबर होते हैं। एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होगा? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक, इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है प्रीमियरली टू आइडेंटिफाई जो प्रोसेस, जो भी चेक का जो भी प्रोसेस होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, ये एमआईसीआर जो भी इस चेक पे होते हैं वो स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स के रूप में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एस रैम की गति डी रैम से अधिक होती है, इसलिए एस रैम का उपयोग कैश मेमोरी में किया जाता है। ठीक है, एस रैम क्या हो गया? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम क्या हो गया? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी क्या? स्टैटिक की स्पीड डायनेमिक से अधिक होती है, बिल्कुल अधिक होती है। इसीलिए क्या बोला गया है? स्टैटिक रैम का उपयोग कैश मेमोरी में किया जाता है। ठीक, कैश मेमोरी के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। 70, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। गाइस मैं बताऊं, जब मैंने स्टार्टिंग से, जब मैंने छोटे से कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मुझे भाई सबसे पहले यही सब पढ़ाया जाता था कि व्हाट इज कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में जब सीपीयू की बात आती थी, सीपीयू को सबसे पहला बोला जाता था इसका फुल फॉर्म यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये बोला जाता था कि ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। ठीक है भाई, इसलिए बोला जाता है क्योंकि सीपीयू में क्या हो गया? आपका एएलयू आ गया, मेन मेमोरी आ गई, और सारी चीजें आपका अर्थमेटिक लॉजिकल, सॉरी एएलयू हो गया, ये सारी आपका इनपुट आउटपुट सब कुछ इसी से वो ज्वाइंट होता है। तो ठीक है, क्या हो गया? इसका बोल रहे हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ओके, 71, डेटा प्राप्त करने वाली एप्लीकेशन क्लाइंट एप्लीकेशन कहलाती है। ठीक है, अब डेटा से एक होता है सर्वर, एक होता है क्लाइंट। ठीक है, ये तो सबको पता होगा भी, सर्वर होता है, क्लाइंट होता है। अब यहाँ बोले डेटा प्राप्त करने वाली एप्लीकेशन, ऐसी एप्लीकेशन जिससे हमें डेटा हम प्राप्त कर पा रहे हैं,
उसको क्या बोलते हैं, क्लाइंट एप्लीकेशन। हाँ जी, जो यहाँ से रिसीव हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, क्लाइंट एप्लीकेशन। ओके। 72, माइक्रो कंप्यूटर एक सिंगल यूजर सिस्टम है, जबकि मिनी कंप्यूटर एक मल्टी यूजर सिस्टम है। देखिए गाइस, अभी इसको तो हमने डिस्कस किया था। सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर लाइक हमारा जो पीसी है, उससे बड़ा हो गया मिनी, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। ठीक, माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा, जैसे लाइक हमारा जो सिस्टम होता है। उसके बाद मिनी हो गया, और मिनी हो गया मेन फ्रेम, इस पर कई सारे लोग मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टी यूजर सिस्टम। ओके। 73, कंप्यूटर मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है, वीडीयू। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है उसको क्या बोलते हैं, वीडीयू। विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या हो गया, विजुअल यानी जिसके थ्रू हम देख सकते हैं, जो हमको डिस्प्ले करा रहा है, डिस्प्ले से पता चल जाता है क्या, मॉनिटर की बात हो रही है। सिस्टम कंप्यूटर में हमें कहाँ चीजें दिखाई देती, मॉनिटर पे। ओके। 74, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के हैं, ठीक है। मेन, ये ध्यान दीजिएगा, इस मेन दो टाइप्स के होते हैं, उसके बाद तो नहीं तो यूटिलिटी भी हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, टू मेनली हमको दो मेनली टाइप में बांटा गया है, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब दोनों क्या है, एक दूसरे से डिफर होते हैं। अब किसमें, पर्पस के लिए, पर्पस में भी डिफर होते हैं और डिजाइन में भी डिफर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर के लिए और सिस्टम रिसोर्सेज के लिए वर्क करता है, और अदर हैंड में बात करें आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका इनेबल करता है यूजर टू कैरी आउट सम स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क, और या तो फिर फंक्शंस के। ठीक है। 75, डीवीडी का आविष्कार 1970 में हुआ था। अब आप कहोगे भाई हमने हमने भी तो देखा है डीवीडी। हाँ जी बिल्कुल, मैंने भी देखा है, डीवीडी भी देखा है, सीडी भी देखा है। अब डीवीडी का आविष्कार 1970 में हुआ, तो ये तो ठीक है। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या हो गया, डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, क्या हो गया, डिजिटल वीडियो डिस्क। सीडी क्या हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। अब बेसिकली आप ये बात करो कि जब ये डिक्लेयर्ड हुआ था डीवीडी, ठीक है, इस तरह के, तो ये आपको ये याद, इसमें बहुत ज्यादा आई थिंक ये सिर्फ आपको ये याद रखने की जरूरत है कि कब हुआ था, 1970 में। फुल फॉर्म तो आपको मे भी याद ही हो, क्या, डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है। 76, डॉट पिच, रिफ्रेश रेट और रेजोल्यूशन से मॉनिटर की गुणवत्ता यानी उसकी जो भी क्वालिटी होती है वो उसको हम पहचान की जाती है, यानी उसको आइडेंटिफाई की जाती है। ठीक है, अब रिजोल्यूशन, डॉट पिच और रिफ्रेश रेट क्या है। ठीक है, डॉट पिच क्या हो गया, डॉट पिच की अगर हम बात करें, हाँ सॉरी, डॉट पिच की अगर हम बात करें कि तो क्या होगा, हायर जो भी हायर द पिक्सल, जो भी हाई, क्या, हायर द पिक्सल पिच लोअर द कॉस्ट, यानी जो भी आपकी जो भी डॉट पिच ही क्या होगी, जो भी पिक्चर होगी उसको, उसकी मतलब उसको आप पिक्चराइजेशन के थ्रू आप क्या करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं कि उसकी क्या, कैसी है आपकी क्वालिटी। ठीक है, मॉनिटर की कैसी क्वालिटी। अब लोअर पिक्सल होगी तो क्या हो गया, लोअर कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। रिफ्रेश रेट यानी आपको जो भी है, जो भी सिस्टम पे काम चल रहा है जल्दी से रिफ्रेश हो जा रहा है, तो यानी आपका सिस्टम अच्छा है। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन तो आप समझ ही रहोगे, फोन चला रहे हो उसमें रेजोल्यूशन का ऑप्शन आता है। ठीक है, ये सारी चीजें से क्या होता है, मॉनिटर की आपके जो भी इसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है। 77, लिब्रे ऑफिस लिनक्स, ओएस, माई एक्सक्यूएल इत्यादि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। हाँ जी बिल्कुल, मैंने ऑलरेडी आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में बताया है कि आप इसमें जाके अपने अकॉर्डिंग जो भी आप उसमें एडिट कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस की बात करें, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, माई एसक्यूएल की बात करें, ये सारे क्या ओपन सोर्स कोड सॉफ्टवेयर है। 38, डिस्क क्लीनअप एक प्रोसेस है जो हार्ड डिस्क में अनावश्यक फाइल की पहचान करता है और तभी हटाता है और यूजर अनुमति देता है, जब यूजर अनुमति देता है। देखिए, डिस्क क्लीनअप का क्या हुआ है, नाम से ही थोड़ा सा पता चल रहा है कि भाई कुछ क्लीन करने वाला ऐसा प्रोसेस है। हाँ जी, ये क्या करता है, हार्ड डिस्क में देखिए कि भाई जो भी उसको मतलब कुछ ऐसी हो जो अनऑथराइज्ड जो भी फाइल्स हो वहां पे शो करता है, और उसको हटाता है, मतलब उसको रिमूव करता है, बट तभी रिमूव करता है जब यूजर जो है, यानी जो भी सिस्टम को चला रहा है उसकी परमिशन देता है तभी। ओके। स्टेटमेंट नंबर 79, हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेयर की तरह कार्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है।
ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गया, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच जो भी होता है इंटरफेयर की तरफ वर्क करता है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेटमेंट नंबर 80, व्यवसायिक गतिविधियों में सामान्यतः कोबोल भाषा का प्रयोग होता है और इसका पूरा नाम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। ठीक है, कोबोल गाइस क्या है, ये आपका कंबाइंड इंग्लिश लाइक ऑपरेटिंग सॉरी कंप्यूटर ऑपरेटिंग लैंग्वेज डिजाइन किया गया है, किसके लिए, बिजनेस यूज के लिए, ध्यान दीजिएगा, बिजनेस यूज के लिए डिजाइन किया गया है। ये आपका एक इम्परेटिव प्रोडक्चुअल, ये आपका सिंस 2002 से चला आ रहा है। ये आपका एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। कोबोल क्या प्राइमरली इसका यूज किया जाता है बिजनेस के लिए, फाइनेंस के लिए, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के लिए, कंपनीज और गवर्नमेंट्स में ही यूज किया जाता है। इसका जो भी डेवलपमेंट था, जो डेवलपर्स थे आपका CODAYSL, कोई मतलब नहीं है आपको याद करने का, ISO के थ्रू आप ये कह सकते हो। ठीक है, तो गाइस ये आपका फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था 1959 में, अप्रॉक्स आपका 63-64-65 साल हो गए हैं। ठीक है, तो गाइस आज तक के पूरे आपने वीडियोस को देखा, खुद को एनालाइज किया होगा कि कितने क्वेश्चन मेरे मुझे किसने स्टेटमेंट आते थे, नहीं आते थे, तो भाई आपने सीख लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है गाइस, अगर सेशन अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, आपको लग रहा हो कि हम लोगों ने बहुत अच्छा किया है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके जल्दी से बताइए। और आपको लग रहा हो कि हम अपने सेशन को और भी अच्छा बना सकते हैं, उसके लिए अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स वगैरह में इसको शेयर जरूर करिएगा। ओके, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, उस पे आपको हमारे सेशन का PDF मिल जाएगा और लाइव अपडेट्स मिलती रहेंगी। सेशन पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, कीप सेफ। ओके गाइस, थैंक यू।